हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फॉर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्नल टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए थ्योरी की क्लास चला रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मेरी 13 पार्ट है। ठीक है, इसके पहले के जो पार्ट हैं ऑलरेडी अपलोड हैं यूट्यूब पे। ठीक है, आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। सुपर स्टडी 4 के नाम से चैनल को सर्च कीजिएगा, उसकी प्ले लिस्ट में जाके आप देखिएगा, वहाँ पे आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जो पार्ट हमारी प्ले लिस्ट बनी है वो थ्योरी के नाम से है, यूपी आर्नल टेक्नीशियन ग्रेड 2 के नाम से। ठीक है, तो उसमें आपको सभी 12 पार्ट मिल जाएंगे। तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लें। इसके अलावा हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। ठीक है, उसमें लगभग 64 वीडियो हैं, 54 वीडियो हैं। ठीक है, तो 54 वीडियो उसमें भी हैं, आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारी क्लास चल रही है वो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट की क्लास है। बाकी यूपीआर में जो वैकेंसी आई है वो आई है इंस्ट्रूमेंट के नाम से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों जो हमारा मेजरमेंट का पार्ट चल रहा है, तो उस मेजरमेंट में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग को समझेंगे, इसके प्रिंसिपल को समझेंगे। ठीक है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएमएमसी, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्लास में। दोस्तों आज आप पढ़ेंगे क्या, पीएमएमसी। ठीक है, तो पीएमएमसी क्या होता है? पीएमएमसी फुल फॉर्म होता है, पहले से आप देखिए इसे परमानेंट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसके फिगर को देख लेते हैं, इसका फिगर कैसे बनता है। ठीक है, इस फिगर को देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो फिगर में क्या दोस्तों, एक हमारी कोर होती है। ठीक है, इस कोर को हम किस में रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ जोन है और साउथ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब कोर को रखते हैं तो उस कोर को यदि हम, ठीक है, किसी, ठीक है, कॉइल के माध्यम से हम बांध देते हैं या कॉइल के माध्यम से उसकी बाइंडिंग करते हैं कॉइल। ठीक है, उस कॉइल के माध्यम से कोर को हम लपेट के रखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम सप्लाई वोल्टेज देंगे, ठीक है, जब हम इस कोर को हम, ठीक है, कॉइल के माध्यम से, ठीक है, बाइंडिंग करेंगे या कॉइल के माध्यम से इसे बांध के रखेंगे। ठीक है, तो कॉइलिंग पहले देख लो, कॉइल ग्रुप में प्रयोग क्या किया गया है? कॉइल ग्रुप में प्रयोग क्या किए हैं? स्प्रिंग का प्रयोग किए हैं। दोस्तों इसके पहले मैंने एक चीज़ आपको बताई थी। ठीक है, जब मैंने आपको स्प्रिंग कंट्रोल पढ़ाया था और ग्रेविटी कंट्रोल पढ़ाया था, जब आपके दिमाग में अगर तुरंत अगर कोई पॉइंट मिला, आपको स्प्रिंग मिली, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए जब ये स्प्रिंग है। ठीक है, मतलब इसमें हम कंट्रोलिंग टार्क जो प्रदान कर रहे हैं, कंट्रोलिंग टार्क के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं? स्प्रिंग का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम कंट्रोलिंग टार्क के रूप में स्प्रिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके मीटर की स्केल क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि हर जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट के मीटर की स्केल जरूर पूछता है, उसकी स्केल क्या होगी, लीनियर होगी कि नॉन लीनियर होगी। मैंने बताया था आपको, जब स्प्रिंग को हम कंट्रोलिंग टार्क के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो हमको टार्क मिलता है, क्या मिलता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, तब वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, जब मैंने इसे स्प्रिंग को कंट्रोलिंग टार्क के रूप में प्रयोग किया, मतलब इस कॉइल को हमने कोर के साथ लपेट कर रखा या बांध कर रखा। ठीक है, इसमें हमने सप्लाई प्रदान की। सप्लाई देने के बाद देखिए, सप्लाई के रूप में दोस्तों क्या प्रयोग करेंगे हम? डीसी सप्लाई का हम प्रयोग करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, ओनली डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने डीसी सप्लाई दिया पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, तो क्या होता है दोस्तों कि जब ये हमारा जो कोर होगा, इस कोर और इस कॉइल के माध्यम से, ठीक है, क्या होगा कि एक फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, जो ये फोर्स जनरेट होता है, तो ये फोर्स हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये फोर्स हमारा जो मेजरिंग क्वांटिटी है, ठीक है, इस मेजरिंग क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिस क्वांटिटी को हमको मेजर करना है उस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा जनरेट फ्लक्स। ठीक है, तो जनरेट फ्लक्स होगा या जनरेट, ठीक है, वोल्टेज होगा, जो विभव बोल सकते हो आप, वो क्या होगा, जो फोर्स होगा। ठीक है, जो हमारा फोर्स जनरेट होगा वो फोर्स हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये फोर्स होगा वो हमारे मेजरिंग क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा। इसका फार्मूला होता है, लिख देता हूँ, F इक्वल टू क्या होता है, NBIL साइन अल्फा। ठीक है, ये होता है हमारा, ये फोर्स जो जनरेट होता है, इस
फोर्स जो जनरेट होता है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। यह क्या होता है दोस्तों, ये नंबर ऑफ टर्न होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी लंबाई होती है, हमारे करंट होती है, भी हमारी जो फ्लक्स होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। साइन अल्फा हमारा, अगर हमको मैक्सिमम फ्लक्स लेना होगा तो क्या करेंगे, हम जानते हैं मैक्सिमम फ्लक्स के लिए क्या होगा, अगर हम साइन का मान 90 रख देते हैं तो उस कंडीशन हमको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स या मैक्सिमम फोर्स मिलेगा तो यह इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यह इक्वल टू हो जाएगा NBIL, ठीक है। तो इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अभी इसको हम प्रयोग कहाँ करेंगे इसे आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमारी कॉइल और इस मैग्नेटिक के कारण, ठीक है, इस कॉइल और इस कोर के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो फोर्स हमारा मेजरिंग क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिस क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे उस क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल होगा। बाकी दोस्तों यहाँ स्केल लगी हुई है, फिर ये स्केल हमारे उसी के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। पॉइंटर है और हमारी क्या है, स्केल है। आइए दोस्तों हम इसके बात करते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है, कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग करते हैं। कंट्रोलिंग टार्क के लिए हम इसमें स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। और पीएमएमसी में दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है, पीएमएमसी में क्या हम ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। कौन सी डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं, ओनली डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग टार्क के लिए हम स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। जब स्प्रिंग को हम कंट्रोलिंग टार्क के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसकी स्केल क्या होगी, इस चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा हम देखते हैं, ठीक है। हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा फोर्स जनरेट हुआ वो फोर्स हमारा क्या था, NBIA, ठीक है। तो NBIA फोर्स जो होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क है, ठीक है। TD इक्वल टू हो गया हमारा NBIA, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क होता है स्प्रिंग है, तो मैं बोला था स्प्रिंग के लिए कंट्रोलिंग टार्क को हम TC से प्रदर्शित करते हैं कंट्रोलिंग टार्क को। तो स्प्रिंग के लिए जो हमारा कंट्रोलिंग टार्क होता है क्या होता है, TC इक्वल टू होता है K थीटा, ठीक है। तो TC इक्वल टू K थीटा होता है। हमको डिफ्लेक्टिंग टार्क मिल गया है NBIA। हम दोनों को अगर आप बैलेंस कंडीशन में रखते हैं तो हमने बताया था बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क बराबर होता है कंट्रोलिंग टार्क के, ठीक है। तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क बराबर होता है कंट्रोलिंग टार्क के। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, NBIA इक्वल टू K थीटा, ठीक है। NBIA इक्वल टू K थीटा, ठीक है दोस्तों। ये NBIA कहाँ से मिला, ठीक है। इस चीज़ का दोस्तों डेरिवेशन किया जाता है, ठीक है। पूरा प्रोसेस किया जाता है, इसका डेरिवेशन करने के बाद ये चीज़ आके मिलती है हमें, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टार्क हमको मिलता है। मैंने आपको बताया था कैसे करना है। जब फोर्स जनरेट होगा तो फोर्स को जनरेट करने के बाद फिर इसकी और प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे तो एक लंबा सा डेरिवेशन होता है, तब जाके हमको ये चीज़ मिलता है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क लिखा है क्योंकि इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं है, ठीक है। क्या है कि ये चीज़ों का प्रयोग आपके यहाँ डेरिवेशन पूछेगा ना कुछ, बस कि थोड़ा सा थ्योरी पूछता है, ठीक है। जो थ्योरी पूछेगा थ्योरी निकल कहाँ से आती है उसी चीज़ को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी और कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं। बाकी आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी नहीं मिलने वाला है इस चैप्टर से, ठीक है। तो क्या हुआ कि NBIA इक्वल टू K थीटा हुआ। तो हमारे देखिए जो थीटा प्रोपोर्शनल किसके, थीटा हमारा प्रोपोर्शनल हो गया I के। जब मेरा थीटा प्रोपोर्शनल हो गया I के तो हमारी स्केल क्या हो जाती है, स्केल हमारी लीनियर होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्प्रिंग को कंट्रोलिंग टार्क के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारी जो स्केल होती है क्या होती है, लीनियर होती है। लेकिन अगर हम कंट्रोलिंग टार्क के रूप में हम ग्रेविटी का प्रयोग करते हैं, यानी ग्रेविटी कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, तो हमारी जो स्केल होती है नॉन लीनियर होती है। इस चीज़ को मैंने आपको इसके पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था कि क्या होता है कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग, क्या होता है कंट्रोलिंग टार्क ग्रेविटी। इन दोनों चीज़ों को मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। और उसका डेरिवेशन भी कराया था कैसे हमारा थीटा प्रोपोर्शनल I के होता है और कैसे हमारा थीटा प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के होता है, ठीक है। जब थीटा प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के होगा तो हमारी जो स्केल होगी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर हो जाएगी। तो थीटा प्रोपोर्शनल अगर I के होगा तो स्केल हमारी क्या होगी, लीनियर होगी। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको आपको क्या याद रखना है कि अगर स्प्रिंग कंट्रोलिंग टार्क के रूप में यदि स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे तो स्केल हमारी लीनियर होगी। यदि कंट्रोलिंग टार्क के रूप में ग्रेविटी का प्रयोग करेंगे तो स्केल हमारी नॉन लीनियर होगी, ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसको आगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या कि इसके थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, जो मैंने लिखे हैं
जो मैंने आपको बताया उन्हीं पॉइंट को हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उन्हें हम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपके यहाँ थ्योरी का पार्ट ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो थ्योरी में क्या है कि जितने पॉइंट लिखे हैं हम, हर एक पॉइंट का हर एक एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगर आपको एक पॉइंट याद है पीएमएमसी का, तो जितने पॉइंट आपको याद होंगे उतने क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। तो पीएमएमसी से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बस आपको इन पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हम आशा करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। वैसे दिखाई तो दे रहा है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा अगर नहीं दिखाई देगा, थोड़ा पिक्सल को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों कि पीएमएमसी में हम कंट्रोलिंग टार्क के रूप में स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंट्रोलिंग टार्क के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग का, ठीक है। तो कंट्रोलिंग टार्क हमें स्प्रिंग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। दूसरा हमारा क्या, जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है वो पीएमएमसी के फ्लक्स एवं कॉइल के बीच इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जब हम कॉइल को कोर पर लपेट कर रखते हैं, उसमें सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है तो फोर्स के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वही जो फोर्स होता है हमारा, वो प्रोपोर्शनल होता है मेजरिंग क्वांटिटी के। तो उस फोर्स को हम जनरेट करते हैं किसके रूप में, डिफ्लेक्टिंग टार्क के रूप में, ठीक है। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क हमारा पीएमएमसी के फ्लक्स एवं कॉइल के फ्लक्स के बीच इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि पीएमएमसी में ईडी करंट डैम्पिंग प्रयोग की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया एग्जाम में, ठीक है। तो पीएमएमसी में कौन सी डैम्पिंग यूज की जाती है, ईडी करंट डैम्पिंग का प्रयोग किया जाता है पीएमएमसी में, ठीक है। और पीएमएमसी हमारा क्या मेजर करता है, पीएमएमसी हमारा एवरेज क्वांटिटी को मेजर करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो पीएमएमसी हमारा क्या करता है, पीएमएमसी हमारा एवरेज क्वांटिटी को मेजर करता है। इसके अलावा पीएमएमसी हमारा 100 मिली एम्पियर की धारा, ठीक है, 100 मिली एम्पियर की धारा एवं 50 मिली वोल्ट वोल्टेज को मापता है, ठीक है। इसकी रेंज कितनी है मेजर करने की, इसकी मेजर करने की रेंज है हमारी 100 मिली एम्पियर करंट एंड 50 मिली वोल्ट वोल्टेज को ये मेजर करता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसके अलावा पीएमएमसी हमारा क्या करता है, पीएमएमसी की जो सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी अधिक होती है, ठीक है। पीएम इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी अधिक होती है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट दोस्तों क्या मापता है, ओनली डीसी को मेजर करता है। डीसी में क्या मापता है, वोल्टेज और करंट दोनों मापता है, ठीक है। बाकी मेजर इसकी रेंज कितनी है, 100 मिली एम्पियर है एवं वोल्टेज की रेंज कितनी है, 50 मिली वोल्ट के बीच में है। कौन सी डैम्पिंग यूज करते हैं, इसमें हम डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्प्रिंग के रूप में कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग किया जाता है। जब स्प्रिंग के रूप में कंट्रोलिंग टार्क का प्रयोग करते हैं तो इसकी स्केल क्या होती है, इसकी स्केल ना लीनियर होती है, ठीक है। इसकी स्केल क्या होगी, लीनियर होगी। ये सब पॉइंट याद रखते हैं। आइए कुछ पॉइंट और हैं उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है क्या कि टार्क टू वेट रेशियो इसका अधिक होता है। जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है उसका टार्क टू वेट रेशियो अधिक होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एसी सिग्नल अप्लाई किया जाएगा तो हमारा जो पॉइंटर स्केल होगी वो 0 के आसपास ऑक्सीलेट करेगी। हमने बताया कि हमारा जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी पर कार्य नहीं करता, ओनली डीसी पर कार्य करता है। यदि हम एसी सप्लाई अप्लाई भी करते हैं, अगर एसी सप्लाई हम पीएमएमसी में देते हैं तो हमारा जो पॉइंटर का जो स्केल होगी वो क्या होगी, वो 0 के आसपास ऑक्सीलेशन करेगी या दोलन करेगी, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आया भी है इसका, ठीक है। जेई लेवल में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एसी सप्लाई देते हैं तो उसके पॉइंटर में क्या होगा, तो उसका पॉइंटर क्या करेगा दोस्तों, 0 के आसपास में ऑक्सीलेट करेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि पीएमएमसी जो होता है हमारा वो आरएमएस वैल्यू को मेजर नहीं करता है, ठीक है। वो क्या करता है, ओनली एवरेज वैल्यू को मापता है, आरएमएस वैल्यू को मेजर नहीं करता या आरएमएस वैल्यू को मापता नहीं है। तो पीएमएमसी के बारे में दोस्तों इतने पॉइंट हैं, ठीक है। ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जितने पॉइंट हैं उतने क्वेश्चन हैं।
PMMC से बनने वाले। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है वो क्या आता है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, तो ओनली DC को मापता है। ठीक है, ओनली DC को मापता है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ DC को मापता है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो केवल DC को मेजर करता है। तो DC को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल PMMC ओनली DC का मापन करता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम इसका प्रयोग करते हैं क्या, इसका प्रयोग करते हैं वोल्ट मीटर और अमीटर के रूप में। ठीक है, क्योंकि करंट का मापन करेंगे, वोल्टेज का मापन करेंगे। जब करंट के मापन के लिए जानते हो, अगर करंट मेजर करना होता है हमें तो अमीटर का हम प्रयोग करते हैं। अगर हमको वोल्टेज मापना होता है वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो हम PMMC इंस्ट्रूमेंट को हम वोल्ट मीटर और करंट मीटर को अगर मापने के लिए हम मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर करने मापने के लिए यूज करते हैं, तो हम इसकी मीटर की जो हमको एक होता है कि मीटर की या अमीटर की हम रीडिंग को इन्हेंसमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर हमको अमीटर की रीडिंग को बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, या वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को आके यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम प्रयोग करते हैं क्या कि इन्हेंसमेंट ऑफ मीटर रीडिंग। तो मीटर रीडिंग को हम कैसे बढ़ाते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हम एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमको एमीटर की रीडिंग बढ़ानी होगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों कुछ पॉइंट हैं, आप लिखे हैं, इसको आप पहले देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यदि एमीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि एमीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को शंट में लगाते हैं। पहला पॉइंट है क्या कि एमीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए हम लो रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों आप ऐड कर लेना, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब कम वैल्यू के मान को, ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस को हम शंट में लगाते हैं। ठीक है, अगर हमको एमीटर की अगर रीडिंग को इन्हेंसमेंट करना है या एमीटर की रीडिंग को बढ़ाना है तो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लगाएंगे शंट में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो है हम जो प्रयोग करते हैं दोस्तों वो मैग्नीन का रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है हमारा मैग्नीन का होता है। ठीक है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है, तो मैग्नीन का रेजिस्टेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर का उस पर इफेक्ट जो होगा बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम मैग्नीन का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि मैग्नीन का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है बहुत कम होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मैग्नीन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है। तो मैग्नीन का टेम्परेचर कॉफिशिएंट कितना होता है, अल्फा का मान होता है 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये होता है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट मैग्नीन का। कई बार पूछा गया दोस्तों। इसके अलावा कापर का होता है कितना, 0.004 पर डिग्री सेंटीग्रेड। एक कापर का होता है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि अगर हमको एमीटर की रीडिंग को इन्हेंसमेंट करना है तो हम लो वैल्यू का रेजिस्टेंस शंट में लगाएंगे। और कौन सा रजिस्टेंस लगाएंगे, मैग्नीन का बना हुआ रजिस्टेंस लगाएंगे। मैग्नीन के रजिस्टेंस का हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट बहुत कम होता है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट उसका कितना होता है, 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टेम्परेचर एवं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर एवं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंस्ट्रूमेंट में एरर होती है। क्या होता है, जो हमारा टेम्परेचर होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके कारण PMMC इंस्ट्रूमेंट में एरर जनरेट होती है। और इसी एरर को रिड्यूस करने के लिए हम मैग्नीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण जो एरर होगी तो सबसे कम एरर किस में होगी, सबसे कम एरर मैग्नीन के रेजिस्टेंस में होगी। क्योंकि कितना हो रही है, 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर 1 सेंटीग्रेड डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ेगा हमारा तो 0.00015 इतना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। ठीक है,
तो इसीलिए हम मैग्नीन का प्रयोग करते हैं। मैग्नीन का प्रयोग क्यों करते हैं हमने आपको बताया, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट लो होता है। बाकी हम मैग्नीन के रेजिस्टेंस का लगाते क्यों हैं, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर और मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में एरर होती है, उसी एरर को दूर करने के लिए हम मैग्नीन के बने रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों इसके आगे। ठीक है, हम बात करते हैं क्या, ठीक है, अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि हमारा ये क्या है, ये सर्किट डायग्राम है, ये हमारा एमीटर लगा हुआ है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा क्या होगा, वो RM होगा। एमीटर में प्रवाहित होने वाली करंट क्या होगी, IM होगी। हमने बताया था कि इसकी रीडिंग को बढ़ाने के लिए या इन्हेंसमेंट करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। तो हमारा सीरीज रेजिस्टेंस RSH हो गया, इसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें क्या प्रभावित हो रही है, करंट I प्रभावित हो रही है। ठीक है, करंट क्या प्रभावित हो रही है, करंट I प्रभावित होगी। तो अगर हमको IM ज्ञात करना है मीटर करंट, तो मीटर करंट ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, इसमें करंट डिवाइड का हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो करंट डिवाइडर का करंट डिवाइडर रूल जो होता है क्या होता है, अगर हमको इसमें करंट ज्ञात करनी है तो सामने वाले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू प्रभावित होने वाली करंट। ठीक है, तो हम IM का मान ज्ञात करते हैं। तो IM इक्वल टू क्या हो गया हमारा, IM इक्वल टू क्या हो गया, RSH अपान RSH प्लस RM, मतलब शंट रेजिस्टेंस अपान शंट रेजिस्टेंस प्लस एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट I जो कि प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस I को हम इधर ले लिए तो IM अपान I हो गया। ठीक है, IM अपान I हो गया इक्वल टू RSH अपान RSH प्लस RM। दोस्तों हम क्या जानते हैं कि I अपान IM को हम M कहते हैं। ठीक है, IM अपान IM को M कहते हैं। M हमारा क्या होता है, M हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे क्या है कि IM अपान I है, तो इसको इन्वर्ट करके हम 1 अपान M कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको हम 1 अपान M के तो हम क्या करेंगे, इस M को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमको क्या मिलेगा, M RSH इक्वल टू RSH प्लस RM। हमने RSH को इधर ले लिया तो M RSH माइनस RSH इक्वल टू RM। ठीक है, तो हमने इसमें से RSH को कॉमन लिया, जब इसको मैंने RSH कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया M माइनस 1 इक्वल टू RM। तो हमने RSH को इधर लिखा, बाकी मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवाइडेशन में हो जाएगा। तो RSH इक्वल टू क्या हो गया, RM अपान M माइनस 1। ठीक है, ये क्या आया, ये हमारा शंट रजिस्टेंस आया। ठीक है, तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि अगर हमको मीटर की रीडिंग को बढ़ाना है तो कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है। ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल आता है। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में अगर एक न्यूमेरिकल भी होगा तो न्यूमेरिकल यहीं से होगा। ठीक है, इसी फार्मूले पर होगा। तो पूछेगा कि एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, वो इतने से इतने बीच के बीच में मेजर करता है। ठीक है, मेजरिंग क्वांटिटी हमारी इतनी है, तो इतनी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको शंट रेजिस्टेंस की कितनी ज़रूरत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको उस फार्मूले पर लगाना होगा, RSH इक्वल टू RM अपान M माइनस 1। M हमारा क्या है, यह हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, जो कि M इक्वल टू क्या होता है, I अपान IM। ठीक है, मतलब जो करंट हमको मेजर करनी है, बाकी जो हमारे मीटर की करंट है उसका जो रेशियो होता है, उस रेशियो को हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कहते हैं। इस चीज़ आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसी का प्रयोग करके आइए हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब क्या है, इस टॉपिक का पढ़ने का मतलब यही है, पहले हम तो जान लिया इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से पॉइंट होते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के, उस पॉइंट को आपने रट लिया, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। बाकी अगर यहाँ से आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे न्यूमेरिकल के, तो यहाँ से वो भी पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पीएमएमसी से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पीएमएमसी मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 50 ओम है तथा वह 5 मिली एम्पियर की धारा को मापता है। ठीक है,
तो शंट रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए फुल स्केल धारा का मान 5 एम्पियर है। ठीक है, मतलब फुल स्केल करंट का मान दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, और 5 मिली एम्पियर की धारा को मापता है। ठीक है, जो मेजरिंग करंट है हमारी 5 मिली एम्पियर है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 50 ओम दिया हुआ है, आरएम का मान 50 ओम है। तो हमको शंट रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है, तो शंट रेजिस्टेंस का मान हम जानते हैं, आर एस इक्वल टू फार्मूला क्या होता है RM अपान EM माइनस 1। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ मैंने बताया कि RM इक्वल टू कितना दिया हुआ है, RM इक्वल टू हमको दिया हुआ है 50 ओम। ठीक है, बाकी मीटर की करंट कितनी दी गई है 5 मिली एम्पियर। ठीक है, इसके अलावा हमको जो मेजर करनी है 5 एम्पियर करंट को मापना है और हमको शंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। मतलब कि ये जो मीटर है वो 5 मिली एम्पियर की करंट को माप सकता है। ठीक है, लेकिन हमको 5 मिली एम्पियर की करंट को मापना है, मतलब इसकी रेंज को बढ़ाना कितना 5 एम्पियर तक। जब 5 एम्पियर तक हमको इसकी रेंज को बढ़ाना है तो हमको कितने रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखिए दोस्तों क्या होता है कि क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जब ये चीज़ आपको समझ में आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत काम करना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, आपको ये भी पता चल गया कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद बचता क्या है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन तो हर कैंडिडेट को आती है। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन करके उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो इसमें देखिए सबको दिया है, हम बात करते हैं यम की। तो हमने बताया था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, पहले हमको यम ही निकालना पड़ेगा क्योंकि उसका फार्मूला क्या होता है शंट रेजिस्टेंस का RM अपान M माइनस 1 होता है। तो यम तो हमको मालूम नहीं है, तो यम ज्ञात करेंगे तो I अपान IM से। तो I का मान हमको जो मेजर करनी है करंट 5 एम्पियर है, और जो हमको दी हुई है मतलब जो उसकी मीटर की स्केल है फुल स्केल करंट, मतलब जो जितना माप सकती है वो 5 मिली एम्पियर है। तो 5 × 10⁻³ होता है। 5 से 5 हमारा कट गया, ये 10⁻³ नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं 1000। तो यम का मान हमको क्या मिल गया 1000 मिल गया हमको यम का मान। तो हम जानते हैं शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमारा यही होता है RM अपान M माइनस 1। RM का मान हमको दिया हुआ है 50 ओम, यम का मान अभी मैंने ज्ञात किया 1000। तो 1000 माइनस 1 करेंगे तो लगभग 9999 के आसपास पाएगा, सॉरी दोस्तों 999 के आसपास आएगा। ठीक है, तो उसमें एक का अंतर है, तो एक को मान लेते हैं कि लगभग निकटतम ले लेते हैं तो कितना जाता है 1000। तो 0 से 0 हमारा कट गया, का 5 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 0.05 ओम के आसपास आएगा हमारा शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आया 0.05 ओम। हमने दोस्तों हर चीज़ आपको समझाया, फार्मूला भी बताया, कैसे आपको क्वेश्चन को पढ़ना है ये भी बताया, क्या क्वेश्चन में दिया है इसको भी बताया, सब चीज़ बताया, फार्मूला लिख दिया। बाकी आपके पास कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन आसानी से करके आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो ये क्या रहा दोस्तों, ये हमारा रहा शंट रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए PMMC इंस्ट्रूमेंट का एमीटर के केस में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट और होता है PMMC इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, कि अगर हम PMMC इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, एमीटर पे जो हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट का होता है उसका जो एमीटर होता है, एमीटर पर टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर पर प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर के द्वारा उत्पन्न एरर को दूर करने के लिए हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से रेजिस्टेंस का, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का। ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस दोस्तों हमारा मैग्नीन का ही बना होता है। किसका बना होता है, मैग्नीन का ही बना होता है। ठीक है, तो एमीटर में टेम्परेचर के प्रभाव को कम करने के लिए, मतलब जो टेम्परेचर के माध्यम से जो एरर होती है उस एरर को हम कम करने के लिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि एमीटर में टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए हम किस रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, तो किस रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का हम प्रयोग करेंगे एमीटर में टेम्परेचर एरर को कम करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों
पूछता है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को हम एमीटर में कहाँ पर लगाते हैं, तो स्वैम्पिंग रजिस्टर को हम एमीटर के सीरीज में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? सीरीज में लगाते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रयास किया है कि पीएमएमसी में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यही जो आपका जेई लेवल क्वेश्चन रहा हो, यही आपका आईटीआई लेवल क्वेश्चन रहा हो, हमने दोनों लेवल आपको मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो वैसे ये सब क्वेश्चन अभी आपके यहाँ आए नहीं हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर इफेक्ट, ये सब इफेक्ट आपके यहाँ आए नहीं है। बाकी पीएमएमसी का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? बहुत जगह प्रयोग करते हैं, रेशियो मीटर में करते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर में करते हैं। ये सब चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब चीज़ें आपको नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन ये चीज़ें क्या है कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्योंकि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ों को बता दिया। बाकी पीएमएमसी के कई प्रयोग होते हैं, तो उन सभी प्रयोग के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या है कि पहली बात तो हमने बता दिया कि एमीटर, तो एमीटर में टेम्परेचर का इफेक्ट दूर करने के लिए, उसकी एरर को दूर करने के लिए हम स्वैम्पिंग रजिस्टर का प्रयोग करेंगे। स्वैम्पिंग रजिस्टर भी हमारा किसका बना होगा? मैग्नीन का बना होगा। स्वैम्पिंग रजिस्टर को लगाएंगे कहाँ पे? एमीटर के सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हम आशा करते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखिए। दोस्तों, अगर मेरी लेक्चर को या मेरे वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है, तो आप एकांत में बैठ कर जो पॉइंट मैं बोलता हूँ उन पॉइंट को आप सुनते चलिए। ठीक है, उसके अलावा कुछ जब आप एक बार सुन लोगे उस पॉइंट को, वो पॉइंट आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अगर एक बार अगर वीडियो मिस भी हो जा रहा है कोई पॉइंट, तो आप उससे दोबारा मेरी वीडियो को आप दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं एक एक पॉइंट ढूंढ कर आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर इन सभी पॉइंट को अगर आप रट कर जाओगे ना, तो यूपीआरएल नहीं, कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका इंस्ट्रूमेंट से या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स से, आपका हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस आप इन पॉइंट को आप रट लें और अच्छे से मेरी वीडियो को आप देख लें, आप वीडियो को सुनते रहें बस। ठीक है, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आप सुनते रहें, और एक बार नहीं वीडियो को आप 2 बार देख लें। अगर आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो आपको हर पॉइंट मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में उस पॉइंट को आ जाना चाहिए। ठीक है, यदि आप एमीटर पर टेम्परेचर का प्रभाव देखें, ठीक है, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अगर टेम्परेचर के कारण क्या होगा? एरर होगी। तो उस एरर को दूर करने के लिए हमको क्या प्रयोग करना पड़ेगा? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग करेंगे। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस किसका बना होता है? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हमारा मैग्नीन का बना होता है। उसको हम लगाते कैसे हैं सीरीज सर्किट में? तो हम सर्किट में लगाते हैं एमीटर के सीरीज में। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब पॉइंट दोस्तों क्या होती है कि आप एक बार वीडियो देखिए, दोबारा देखिए। जब 2 बार वीडियो को देख लोगे तो ये पॉइंट आपको रट उठेंगी, ये पॉइंट आपको भूलने वाले नहीं है। ठीक है, ये सब डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हम टेम्परेचर के इफेक्ट को या टेम्परेचर के माध्यम से जो एरर होती है इंस्ट्रूमेंट में, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, उसको दूर करने के लिए हम किस रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर आपको बताना रहेगा स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में मिल जाएंगे। आइए दोस्तों, इसके आगे इसको सर्किट को देख लेते हैं कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, देख लीजिए सर्किट डायग्राम है। ठीक है, इसमें हमारा ये RSH हमारा, देखिए दोस्तों RSH1 हमारा क्या है? जब हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं मीटर में, ठीक है, तब उस कंडीशन में हमारा शन रेजिस्टेंस R1 होता है। जब हम स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं तो शन रेजिस्टेंस हमारा H2 हो जाता है। करंट हमारी I है, ये हमारा देखिए मीटर लगा हुआ है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा Rm है, करंट प्रवाहित होने वाले Im है, और इसी के सीरीज में देखिए यहाँ पर लगाए हैं क्या? R स्वैम्प, मतलब स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को हम एमीटर के सीरीज में लगाए हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों एक डेरिवेशन होता है। पूरा डेरिवेशन करने के बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमको स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या मिलता है? स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस मिल जाता है M-1 RSH2 माइनस RSH1। ठीक है, RSH2 माइनस RSH1 मतलब शंट रेजिस्टेंस 2 माइनस शंट रेजिस्टेंस 1। शंट रेजिस्टेंस 1 हमारा क्या है? जब मैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का नहीं प्रयोग करता हूँ तब का रेजिस्टेंस। दोबारा क्या है? जब स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं तब का शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आप चाहें तो याद रखें। ठीक है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है लेकिन आपके लेवल में न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखें। बाकी आपको जो मैंने जो थ्योरी बताई उस थ्योरी को आपको जरूर याद रखना। ठीक है, कुछ याद रहे दोस्तों आपको। देखिए जितने वीडियो हमारे हैं
कुछ यही आपको याद रहे या ना याद रहे, लेकिन हमने जितने पॉइंट रिटर्न में हैंड राइटिंग में लिखे हैं वो पॉइंट आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉइंट आपको याद हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे। बाकी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में 2 पॉइंट और हैं दोस्तों, उस पॉइंट को देख लीजिए। क्या है कि ये पॉइंट दोस्तों हर जगह लगने वाले हैं। ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट में लगने वाले हैं। तो क्या है कि इसमें है कि अगर किसी मीटर की फुल स्केल वैल्यू कम होगी, ठीक है, जो हमारा फुल स्केल वैल्यू होगी अगर वो कम होगी तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, अगर फुल स्केल वैल्यू कम होगी तो सेंसिटिविटी क्या होगी, अधिक होगी। और जिस मीटर की फुल स्केल वैल्यू अधिक होगी उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये पूछता भी है एग्जामिनर, अगर किसी मीटर की फुल स्केल सेंसिटिविटी कम है तो फुल स्केल वैल्यू कम है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी। तो अगर किसी मीटर की फुल स्केल वैल्यू कम है तो उसकी सेंसिटिविटी अधिक होगी। यदि किसी मीटर की फुल स्केल वैल्यू अधिक है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, सेंसिटिविटी कम होगी। इसका फार्मूला क्या होता है ये आप समझ लीजिए, इक्वल टू क्या होता है 1/f। ठीक है, फुल स्केल। ठीक है, तो अगर हमारे फुल स्केल वैल्यू क्या होगी, अगर फुल स्केल वैल्यू अगर ये अधिक होगी तो सेंसिटिविटी हमारी कम होगी, अगर फुल स्केल वैल्यू कम होगी तो सेंसिटिविटी हमारी अधिक होगी। ठीक है, इसका फार्मूला भी बताएंगे आपको, न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, लेकिन इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्या, इन्हेंसमेंट ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग। ठीक है, तो पीआईएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो हम वोल्ट मीटर को प्रयोग करते हैं मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उस वोल्ट मीटर की अगर रीडिंग को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को भी हम देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखे हैं क्या कि वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाने के लिए हम अधिक मान का रजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। क्या करते हैं, अधिक मान का रजिस्टेंस या हाई वैल्यू का रजिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग को इन्हेंसमेंट करने में, या वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाने के लिए। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सीरीज में रजिस्टेंस लगाते हैं अधिक मान का वोल्ट मीटर के। तो वोल्ट मीटर के सीरीज में हम अधिक मान का रजिस्टेंस लगाते हैं इसकी रीडिंग को बढ़ाने के लिए। आइए सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। ठीक है, इसमें करंट हमारी आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये हमारा RAC शंट रजिस्टेंस लगा हुआ है सीरीज में, किसके, वोल्ट मीटर के। तो वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस हमारा क्या है, RM है, इंटरनल रजिस्टेंस हमारा RM है। जो हमको वोल्टेज मेजर करनी है क्या है, VM वोल्टेज मेजर करनी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ है, हमारा इनपुट हमारा वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो इतनी पॉइंट है, बाकी इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं हमको वोल्टेज याद करना है VM, तो VM कुछ वोल्टेज काम करता है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे यहाँ पे। तो हम वोल्टेज डिवाइडर रूल वही लगाएंगे, VM इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसमें वोल्टेज मापना होता है VM इक्वल टू हो जाता है जिसमें हमको वोल्टेज मापना है। ठीक है, V/RAC प्लस RM। ठीक है, ये हो जाता है हमारा वोल्टेज डिवाइडेशन का रूल। आइए हम देखते हैं इसे। तुम्हारा क्या हो गया, ठीक है, हमने वोल्टेज डिवाइडेशन रूल लगाया तो VM इक्वल टू क्या हो गया हमारा, V इंटू RM/RAC प्लस RM। ठीक है, तो हमारा RM क्या है, हमारा वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और बाकी हम जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए हैं RAC प्लस RM। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस VM के वोल्टेज को अगर इधर ला लें तो V/VM हो गया। ठीक है, VM को मैंने इधर ले आया तो V/VM हो गया, इसको हम इधर ले गए RAC प्लस RM, इसको हम इधर ले आए। ठीक है, तो क्या कहते हैं दोस्तों, बस इंटरचेंज कर दिए। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या होता है, V/VM मान क्या होता है, M होता है। ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है। V/VM इक्वल टू M होता है। M को क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने। ठीक है, RAC प्लस RM इक्वल टू हो गया, RM हो गया, RM को मैं इधर ले आया। ठीक है, तो RAC इक्वल टू हमारा क्या हो गया, RM माइनस RM। ठीक है, तो RM को हम कॉमन ले लिए। ठीक है, जब हम RM को कॉमन लिए तो M-1 हुआ। तो हमारा जो RAC का रजिस्टेंस आया, सीरीज रजिस्टेंस जो आया हमारा, सीरीज रजिस्टेंस कितना आ गया, M-1 इंटू RM। क्या हुआ, सीरीज रजिस्टेंस M-1
इंटू आर एम। यदि हमको वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाना होगा तो इतने रेजिस्टेंस का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगर हमको PMMC इंस्ट्रूमेंट के वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाना है तो हमको कितना रेजिस्टेंस प्रयोग करना पड़ेगा, या -1 इंटू आर एम। ठीक है, मतलब जो हमारा मीटर रेजिस्टेंस है उसका या -1 गुना रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी लगाएंगे तो हमारा क्या होगा कि उसकी रीडिंग को हम बढ़ा सकते हैं वोल्ट मीटर की। तो इस फार्मूले में भी दोस्तों न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला, इस फार्मूले को आप याद रखें, इस पर भी न्यूमेरिकल लगाने के लिए आता है। ठीक है, आइए थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। हम बात कर लेते हैं क्या, फुल स्केल करंट की। ठीक है, फुल स्केल करंट इन वोल्ट मीटर। तो फुल स्केल करंट हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो क्या होगा कि IFS इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी कि V/RSC प्लस RM हम लिख सकते हैं। तो करंट बारे में जानते हैं कि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा क्या है, हमारा भी जो मेजर करनी है। ठीक है, बाकी हमारा क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस प्लस मीटर रेजिस्टेंस। तो IFS इक्वल टू फुल स्केल करंट हमारे क्या हो गई, IFS इक्वल टू क्या हो गया, V/RSC प्लस RM। ठीक है, इस फार्मूले को दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। तो अगर हमको फुल स्केल करंट पूछेगा अगर वोल्ट मीटर की तो क्या होगा, V/RSC प्लस RM हो जाएगा। इस फार्मूले को आपको याद रखना है। इसके अलावा वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी की हम बात करेंगे तो S इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/, फुल स्केल करंट। वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, फुल स्केल करंट। ठीक है, मतलब हमारी जो फुल स्केल करंट होती है वो सेंसिटिविटी का विलोम होती है। जो हमारी सेंसिटिविटी होती है फुल स्केल करंट की विलोम होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, वो एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, मैंने जो फार्मूला बताया आपको सीरीज रेजिस्टेंस का बताया। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं से हम याद करते हैं सेंसिटिविटी तो क्या होगा, हम जानते हैं फुल स्केल करंट इक्वल टू क्या याद किए थे, V/RSC प्लस RM। अब RSC प्लस RM ऊपर चला जाएगा तो RSC प्लस RM/V हो जाएगा। तो इसलिए वोल्ट मीटर की जो सेंसिटिविटी का यूनिट होती है क्या होती है, ओम प्रति वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछी गई ये क्वेश्चन। ठीक है, कि वोल्ट मीटर की PMMC इंस्ट्रूमेंट के वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी की यूनिट क्या होगी। तो यूनिट क्या होती है, ओम प्रति वोल्ट। क्या होगी, ओम प्रति वोल्ट। तो ये सेंसिटिविटी का फार्मूला है। ठीक है, वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है, ओम प्रति वोल्ट। दोस्तों 4 फार्मूले मिले हमको, इस सारे फार्मूले याद होने चाहिए। पहला क्या कि फुल स्केल करंट क्या होगी, फुल स्केल करंट हमारी क्या होगी, V/RSC प्लस RM, पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या, वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी S इक्वल टू क्या होता है, 1/FS होता है। हम FS का मान रख लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, RSC प्लस RM ओम प्रति वोल्ट में। ठीक है, बाकी हमको क्या याद रखना, सीरीज रेजिस्टेंस RSC इक्वल टू क्या हो जाएगा, M-1 इंटू RM। ठीक है, ये फार्मूला, मतलब ये 4 फार्मूले आपको वोल्ट मीटर के संबंध में याद होने चाहिए। ठीक है, ये चारों फार्मूले याद रहेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल आएगा उस न्यूमेरिकल को आप आसानी से कर सकते हो। तो आइए दोस्तों एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि एक PMMC वोल्ट मीटर। देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमने इसमें सारे क्वेश्चन को एक साथ ही ऐड कर लिया है। ठीक है, तो आपको इसको समझना है बहुत अच्छे से। तो क्या है कि एक PMMC वोल्ट मीटर के मीटर रेजिस्टेंस 50 ओम। ठीक है, मीटर रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। वह 50 मिली वोल्ट को मापता है। तो ठीक है, मतलब उसकी जो रेंज कितनी है, 50 मिली वोल्ट, मतलब 50 मिली वोल्ट तक को वो मेजर करता है। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस ज्ञात करनी है, IFS ज्ञात करनी है, फुल स्केल करंट, सेंसिटिविटी ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि रिक्वायर्ड मेजरिंग वोल्टेज, मतलब हमको जो वोल्टेज ज्ञात करनी है, कितना ज्ञात करनी है, 5 वोल्ट, मतलब जो हमको रीडिंग बढ़ानी है उसकी। ठीक है, 5 वोल्ट की तक रीडिंग को ले जानी है। मापता कितना है, मापता है 50 मिली वोल्ट तक हमको रीडिंग को ले जाना है 5 वोल्ट तक। तो हमको कितने रेजिस्टेंस की ज़रूरत होगी ये बताना है।
उस मीटर की फुल स्केल करंट क्या होगी ये बताना है, ठीक है। इसके अलावा उस मीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बतानी है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले क्या दिया हुआ है हमको, आर एम इक्वल टू दिया हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 50 ओम, ठीक है। वी एम इक्वल टू दिया हुआ है हमको 50 मिली वोल्ट, मतलब जो हमारा मीटर का वोल्टेज है 50 मिली वोल्ट है। हमको ज्ञात करना है कितना 5 वोल्ट ज्ञात करना है। आर ए सी हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। आई एफ एस हमको ज्ञात करना है और सेंसिटिविटी हमको ज्ञात करनी है। तो इसके पास सबको ज्ञात करने से पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हमको यम ज्ञात करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो हम यम जानते हैं, यम इक्वल टू क्या होता है वी अपान वी एम होता है। तो वी का मान कितना है, वी का मान 5 दिया हुआ है, ठीक है। वी का मान 5 दिया हुआ है, वी का मान 50 दिया हुआ है, 50 मिली वोल्ट में दिया हुआ है। 50 × 10⁻³ करेंगे, ठीक है। 5 से 5 कट गया, यहाँ पे 10 बचा। 10 × 10⁻³ है तो एक पावर और कम हो जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो 10⁻² हो जाएगी। हम 10⁻² क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। तो यम इक्वल टू क्या हो गया, यम इक्वल टू 100 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस की। तो आर ए सी का फार्मूला मैंने बताया था आपको क्या होता है, आर ए सी इक्वल टू होता है यम -1 इंटू आर एम, ठीक है। तब इस मान को हम रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब इस मान को हम रखते हैं यहाँ पे तो आर ए सी इक्वल टू क्या हो गया, यम -1 इंटू आर एम हो गया, ठीक है। तो यम का मान भी ज्ञात किए थे 100 आया, तो 100 - 1 इंटू आर एम मान कितना है, आर एम मान 50 है, ठीक है। तो आर ए सी इक्वल टू हो गया 99 इंटू 50। जब 99 में हम 50 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, सीरीज रेजिस्टेंस हमको मिल गया 4950 ओम। कितना मिल गया 4950 ओम। यानी कि जब हमको 5 मिली एम्पियर, ठीक है, मिली वोल्ट है दोस्तों, ठीक है, 5 मिली वोल्ट वोल्टेज की रीडिंग को हमको इन्हेंसमेंट करना है, मतलब रीडिंग को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमको कितना प्रयोग करना पड़ रहा है, 4950 ओम का रेजिस्टेंस जब हम वोल्ट मीटर के सीरीज में लगाएंगे तब जाके वो 5 वोल्ट की रीडिंग हमको देगा, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इसकी फुल स्केल करंट की और इसकी सेंसिटिविटी की। तो हम फुल स्केल करंट को ज्ञात करेंगे। तो फुल स्केल करंट का फार्मूला मैंने बताया था, आई एफ एस इक्वल टू क्या होता है वी अपान आर ए सी प्लस आर एम, ठीक है। तो वी का मान कितना दिया हुआ है 5, आर ए सी का मान कितना दिया हुआ है 4950, अभी हमने ज्ञात किया। आर एम का मान कितना दिया था 50 ओम दिया था। हम दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 5/5000। 5 से हमारा 5 कट गया, ठीक है। 5 से 5 हमारा कट गया तो कितना आ गया, ये 1000 जो बचा है ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ क्या ले सकते हैं मिली एम्पियर में ले सकते हैं। तो हमारी जो फुल स्केल करंट आ गई कितना आ गई 1 मिली एम्पियर आ गई हमारी फुल स्केल करंट। दोस्तों क्या है कि मैंने बताया कि आपको फार्मूला मेन फार्मूले हैं, यदि आपको फार्मूले याद हैं तो आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। आइए अब इसके बाद ज्ञात कर लेते हैं हम सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, वही होता है एस इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान फुल स्केल करंट, ठीक है। तो सेंसिटिविटी हमने लिख दिया, एस इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान एफ एस हो गया, ठीक है। 1 अपान एफ एस हो गया। तो एस इक्वल टू क्या हो गया 1 अपान 10⁻³ हो गया। अब 10⁻³ को हम ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि देखिए जो दोस्तों क्या है फुल स्केल करंट हमको मिली एम्पियर मिली थी, तो मिली एम्पियर को लिख सकते हैं क्या 10⁻³ तो हमने इसलिए यहाँ पर लिखा 10⁻³। अब 10⁻³ ऊपर जाएगी 10⁻³ हो जाएगी। अब इसी 10⁻³ को हम क्या कहेंगे 1000 ओम प्रति वोल्ट, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो सेंसिटिविटी का जो यूनिट होती है, जो मात्रक होता है क्या होता है ओम प्रति वोल्ट। दोस्तों देखिए हमने 3 क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है। तो जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तीनों एक साथ नहीं पूछेगा, कहीं आपसे सीरीज रेजिस्टेंस की बात करेगा, किसी क्वेश्चन में आपसे फुल स्केल करंट की बात करेगा, या किसी क्वेश्चन में आपसे सेंसिटिविटी की बात करेगा, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन 3 अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही में दे देगा कि आपको फुल स्केल करंट बतानी है, सेंसिटिविटी बतानी है और सीरीज रेजिस्टेंस बताना है। तो एग्जामिनर को मालूम है 1 नंबर का क्वेश्चन है, 40-45 सेकंड का टाइम है, तो इतना लंबा टाइम जो है वो नहीं देगा, ठीक है। तो इतना लंबा क्वेश्चन वो कभी नहीं देगा। तो बस एक ही चीज़ देगा आपको निकालने के लिए, या तो आपको फुल स्केल करंट देगा निकालने के लिए, या आपसे क्या कहते हैं सेंसिटिविटी देगा, या आर ए सी मतलब सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के लिए देगा, ठीक है।
हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। हम वेट करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हो, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपको सुनिए कि अगर एक 0 से 10 मिली एम्पियर का PMMC मीटर है, ठीक है, मतलब जो PMMC मीटर है 0 से लेकर 10 मिली एम्पियर तक का मेजर करता है, वह 4 मिली एम्पियर रीड करता है, ठीक है। 4 मिली एम्पियर तक रीड करता है। यदि मीटर की स्प्रिंग अचानक स्नैप हो जाती है, स्नैप मतलब फेल हो जाती है स्प्रिंग, या स्प्रिंग टूट जाती है, ठीक है। स्नैप हो गई या फेल हो गई या स्प्रिंग टूट गई तो मीटर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है। तो मीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो मीटर कितना हमको रीडिंग देगा, 10 मिली एम्पियर देगा या 8 मिली एम्पियर देगा या 2 मिली एम्पियर देगा या 0 देगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। मैं आपको वेट कर रहा हूँ ओनली 40 सेकंड, ठीक है। 40 सेकंड तक मैं वेट कर रहा हूँ, इसका आंसर आप जल्दी से दीजिए। मैं इसको एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रहा हूँ, तब तक इसका आंसर आप टाइप करें, ठीक है। क्या है कि एक है 0 से 10 मिली एम्पियर का PMMC मीटर है, वह 4 मिली एम्पियर की रीड करता है, ठीक है। यदि मीटर की स्प्रिंग अचानक से स्नैप हो जाए या टूट जाए या फेल हो जाए तो मीटर की रीडिंग क्या होगी, ठीक है। ये आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, यदि मेरी मीटर, देखिए मैंने आपको PMMC पढ़ाया था तो उसमें एक एक पॉइंट को मैंने समझाया है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर मीटर की स्प्रिंग अगर टूटती है या स्नैप होती है या फेल होती है तो उस कंडीशन में जो हमको रीडिंग क्या होती है वो 0 मिलती है। क्यों? क्योंकि जब स्प्रिंग टूट जाएगी कंट्रोलिंग टार्क लगेगा नहीं, जब कंट्रोलिंग टार्क लगेगा नहीं तो क्या होगा, वो जो हमारा पॉइंटर का स्केल होगा क्या चला जाएगा, 0 की तरफ चला जाएगा। तो हमको रीडिंग क्या देगा, वो 0 रीडिंग देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। लोग इसको देखते हैं तो इस पॉइंट को उनको दिमाग ही नहीं जाता कि 0 रीडिंग देगा, फट से क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर देंगे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 2 मिली एम्पियर के आसपास आंसर आएगा, आप इसी को टिक करके चले जाओगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप उस पॉइंट को देखिए पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। लोग क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है, यहाँ से देखे फट से ज्ञात करना चालू कर दिया, आंसर निकाल के यहाँ से चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले और क्वेश्चन क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या होगा, जब अगर हमारी स्प्रिंग अचानक से टूट जाएगी तो कंट्रोलिंग टार्क काम करेगा नहीं, तो कंट्रोलिंग टार्क काम करेगा नहीं तो हमारा जो पॉइंटर होगा वो 0 पे चला जाएगा, तो हमको जो रीडिंग मिलेगी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक 100 माइक्रो एम्पियर का मीटर है। क्या है, एक मीटर है 100 माइक्रो एम्पियर का। दोस्तों क्या था, मैंने जितना हमको PMMC में पढ़ना था हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब क्या है कि थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं और न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी जरूरी है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आएगा तब क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है। क्योंकि 1-2 न्यूमेरिकल तो आने ही आने हैं PMMC से, ठीक है। PMMC से किसी प्रकार के मूविंग आयरन पढ़ेंगे तो भी वोल्टेज और करंट को मापता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक आएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या आएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या करता है, वो भी वोल्टेज को करंट को मापता है। जब वोल्टेज करंट मापेगा तो वहाँ भी हम उसकी रीडिंग को इन्हेंसमेंट करेंगे। जब वहाँ भी रीडिंग को इन्हेंसमेंट करेंगे तो यही फार्मूला निकल के आएगा। तो ये फार्मूला निकल के आएगा तो यही फार्मूला हर जगह अप्लाई होगा। तो वहाँ भी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे इसी तरह, तो वहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ भी पढ़ेंगे। टेम्परेचर के इफेक्ट क्या होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब चीज़ें वहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया था आपको, हर इंस्ट्रूमेंट में शुरू में ही बताया था कि जितने इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उसकी एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम उसके रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर को मेजर करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सब चीज़ें हम पढ़ेंगे हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। तो आज मेरा PM इंस्ट्रूमेंट था, इसको मैंने डिटेल से पढ़ा। उसके कुछ न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन भी हम रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए हमारा क्या है कि एक 100 माइक्रो एम्पियर का मीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम है, और 500 माइक्रो एम्पियर तक की रेंज को बढ़ाने के लिए कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी। मतलब जो हमको शंट रेजिस्टेंस लगाना है कितने ओम का होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ दोस्तों,
पहले हम जानते हैं शन रजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये होता है RM/M-1 होता है। ठीक है, इसके अलावा हमको RM का मान दिया हुआ है, इंटरनल रजिस्टेंस मान दिया हुआ है 100 ओम, IM का मान दिया हुआ है 100 माइक्रो एम्पियर। हमको रेंज बढ़ा के ले जानी है कहाँ तक, 500 माइक्रो एम्पियर तक ले जानी है, तो आई का मान दिया हुआ है। हमको शंट रजिस्टेंस ज्ञात करना है RSH। तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यम ज्ञात करेंगे। तो यम इक्वल टू क्या होता है, I/IM होता है। ठीक है, I/IM हमने रखा, तो I का मान दिया हुआ 5 माइक्रो एम्पियर में, दोनों माइक्रो एम्पियर में माइक्रो एम्पियर कट जाएगा, इसलिए इसी माइक्रो एम्पियर में लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि माइक्रो एम्पियर इसमें भी है, माइक्रो एम्पियर इसमें है, तो एम्पियर कट जाएगा दोनों। तो इसलिए 500/100, तो 100 से 100 कट गया, बच गया यहाँ पे 5। तो यम इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 5 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, शंट रजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, 100/5 - 1। क्यों, क्योंकि RM/M-1 होता है। RM मान कितना है, 100 है, यम का मान हमने ज्ञात किया, अभी 5 आया, तो 5 - 1 किया हमने। तो RSH इक्वल टू क्या हो गया, 100/4 हो गया। तो RSH इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 25 ओम का रजिस्टेंस आ गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन ही दे देता है एग्जामिनर, यही क्वेश्चन सेम टू सेम फोटोकॉपी उठा के एग्जाम में रख देता है। ठीक है, अगर आपको 100 माइक्रो एम्पियर, 100 ओम और 500 माइक्रो एम्पियर दिख जाए, फट से आपको 25 ओम मार के चले जाना है बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है आप रट लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जामिनर पूछा है। ठीक है, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो क्या करता है, डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर रख देता है, पूछ लेता है कि वैल्यू क्या होगी शंट रजिस्टेंस की। तो आप टाइम बचाना है तो क्वेश्चन को याद रखें, अगर टाइम नहीं बचाना है तो लगाने तरीके तो आपको मैं बता ही दिया हूँ कैसे लगाना है। आप लगाने का प्रयास करोगे तो 30 या 25 सेकंड में बड़े आराम से कर ले जाओगे, आप कुछ करना ही नहीं है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती जो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना होगा, फट से आप क्वेश्चन पढ़िए, फट से फार्मूला लिखिए, अगर याद है तो फट से फार्मूला लिखिए, और यम का मान आप फट से निकाल लीजिए। यहाँ से 2 स्टेप हुआ, तीसरे स्टेप में आप तुरंत आंसर दे दीजिए, 3 स्टेप खत्म। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये तो मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो कैसे किया जाता है। ठीक है, बाकी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती, फटाफट आप आंसर दीजिए और आगे बढ़िए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा PMMC मीटर का क्या लाभ है। जो हमारा PMMC मीटर होता है उसकी एडवांटेज क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो एडवांटेज क्या होता है उसका PMMC इंस्ट्रूमेंट का, या उसके लाभ क्या हैं, ये आपको बताना है। फ्रिक्शन एरर नहीं होता है, हम जानते हैं कि फ्रिक्शन एरर होती है। ठीक है, PMMC इंस्ट्रूमेंट में फ्रिक्शन एरर होती है, पहला पॉइंट गलत है हमारा। दूसरा क्या है, टार्क टू वेट रेशियो अधिक होता है, आप बताएंगे क्या होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, टार्क टू वेट रेशियो कम होता है, आप बताओ क्या होगा। चौथा पॉइंट है क्या, PMMC का प्रयोग AC व DC मापने के लिए प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, हमने बताया था कि PMMC क्या करता है, ओनली DC को मेजर करता है, AC और DC को दोनों को नहीं मापता है, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था, इस पॉइंट को मैंने लिखाया भी है कि PMMC इंस्ट्रूमेंट का टार्क टू वेट रेशियो क्या होता है, अधिक होना चाहिए। जब टार्क टू वेट रेशियो अधिक होगा तो हमारा जो पॉइंटर होगा क्या होगा, वो लाइट वेट का बना होगा। जब लाइट वेट का क्या होता है, लाइट वेट को बनाने के लिए हम एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को मैंने आपको जब स्प्रिंग कंट्रोल पढ़ाया था तब भी बताया था, जब ईडी करंट डैम्पिंग पढ़ाई थी तब भी बताया था, आज मैं PMMC इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया हूँ तब भी बताया हूँ। तो ये पॉइंट देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर। ठीक है, इस क्वेश्चन दोस्तों मैंने हैंड राइटिंग में अपने लिखा है। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या था, एक क्वेश्चन इंग्लिश में था, एक क्वेश्चन इंग्लिश में था, मैंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है बस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है डायरेक्ट, इसलिए मैंने इसको हिंदी में करके रख दिया है। ठीक है, तो PMMC मीटर के क्या एडवांटेज होते हैं, तो PMMC मीटर के जो एडवांटेज होते हैं क्या, टार्क टू वेट रेशियो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PMMC या डी आर्सनवाल भी, इस इंस्ट्रूमेंट को डी आर्सनवाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो PMMC इज यूज्ड फॉर, PMMC के लिए उपयोग किया जाता है। PMMC को हम क्या मापने के लिए प्रयोग करते हैं, AC करंट को नहीं प्रयोग करते, गलत। DC वोल्टेज को हाँ AC का प्रयोग करते हैं, AC वोल्टेज का भी नहीं, आला वोल्टेज नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। PMMC से क्या मापते हैं, ओनली हम DC वोल्टेज या DC करंट। तो यहाँ DC वोल्टेज दिया हुआ है, तो DC वोल्टेज को मेजर करेंगे हम
PMMC इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 0.1 एम्पियर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर ऑफ 0 to 15 एम्पियर रेंज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट शुड बी। ठीक है, मतलब एक चल कुंडली यंत्र दिया गया है, ठीक है, जिसमें 0.6 ओम का प्रतिरोध लगा है और 0.1 एम्पियर का डिफ्लेक्शन हो रहा है। उसके अलावा 0 से लेके 15 एम्पियर की रेंज तक को हमको बढ़ा कर ले जाना है उस मीटर की, तो उसके लिए हम कितने शंट का प्रतिरोध प्रयोग करेंगे। आपने देखा दिल्ली मेट्रो 2017 में एक क्वेश्चन जेईई में आया हुआ था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जेईई आप हटा दीजिए, DMRC आप देख लीजिए, ये आपके यहाँ भी एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है, मेरा पढ़ाने का मकसद यही है कि एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस RM का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो RM का मान कितना दिया है, 0.6 ओम है। IM का मान है हमारा 0.1 एम्पियर, हमको मापना कितना है 15 एम्पियर तक। शंट रेजिस्टेंस हमको ज्ञात करना था। हम जानते हैं M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू होता है I/IM होता है। ठीक है, हमने इसको रखा 15/0.1 किया, ज्ञात किया तो 150 ओम आ गया। सॉरी दोस्तों 150 आ गया मेरा क्या, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान। ठीक है, तो M का मान कितना आ गया, M का मान 150 आ गया। तो हम जानते हैं शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला, तो शंट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है RM/M-1। जब हम RM/M-1 किए तो 0.6/150 तो 150 - 1 किया तो 150 - 1 क्या होता है, 149 होता है। तो 0.6 को अगर हम 149 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड कर लीजिएगा, बाकी मैं डिवाइड करके रखा हूँ ऑलरेडी। तो कितना आएगा 0.00486 ओम, इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या करना है दोस्तों, बस आपको पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको समझना है कि क्या क्या उसमें दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि एक चल कुंडली के यंत्र में 0.6 ओम का प्रतिरोध है, मतलब RM का मान दे दिया है हमको 0.6 ओम, और 0.1 एम्पियर पर पैमाने का विक्षेपण है, मतलब जो हमारा स्केल है उसकी वो 0.1 है। तो स्केल किस में होगा, जो मीटर हमारा होगा तो उसी स्केल होगी। तो मतलब क्या दिया हुआ है, IM का मान दिया हुआ है। इसके अलावा क्या, इसे 0 से लेकर 15 एम्पियर की रेंज मीटर में परिवर्तित करने के लिए, मतलब 0 से लेकर 15 एम्पियर तक की रेंज को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए क्या ज्ञात करना होगा, I हो गया, मतलब इतनी रेंज हमको ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करने के लिए क्या, शंट का प्रतिरोध मतलब RSH का मान हमको ज्ञात करना है। जब ये सब चीज़ें आपको पता चल गई तो हम जानते हैं कि शंट रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। शंट रेजिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, RSH इक्वल टू होता है RM/M-1। तो जब हम जानते हैं कहाँ से आता है, M इक्वल टू आता है I/IM से। ठीक है, इसको रख के हम M का मान ज्ञात कर लेंगे। जब M का मान हमको मालूम हो जाएगा तो यहाँ पे हम रख देंगे, तो आसानी से उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओनली 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन होता है, आसानी से आप सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मेजरिंग रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग, किसका प्रयोग करके वोल्ट मीटर की मापक रेंज को बढ़ाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये UP आर्मिनल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, UP आर्मिनल में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है कि वोल्ट मीटर की हमको रेंज बढ़ानी है। जब वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी होगी तो हम क्या प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर M दिया हुआ है, हाई शंट रेजिस्टेंस या हाई सीरीज रेजिस्टेंस या लो शंट रेजिस्टेंस या लो सीरीज रेजिस्टेंस, मतलब उच्च शंट प्रतिरोध, उच्च श्रेणी प्रतिरोध, निम्न शंट प्रतिरोध या निम्न सीरीज प्रतिरोध। ठीक है, तो हमने बताया था कि अधिक मान का रेजिस्टेंस हमको सीरीज में लगाना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने जो पॉइंट आपको लिखाया था डायरेक्ट वही पॉइंट पूछ लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। उच्च श्रेणी प्रतिरोध को हम वोल्ट मीटर के सीरीज में लगाते हैं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग को हम बढ़ा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी।
आपने देखा कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो हमने जो पॉइंट आपको लिखाए हैं ना, उन पॉइंट को आप याद रखोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी। इंडिकेटिंग उपकरण में प्रयुक्त होने वाला पॉइंटर होना चाहिए, जो पॉइंटर होता है वो कैसा होना चाहिए, वेरी लाइट, वेरी वेटली, या लाइट या वेटली। ठीक है, मतलब बहुत अधिक होना चाहिए, अधिक वजन का होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, अधिक वजन का होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, या वजन का होना चाहिए। तो हमने बताया था कि हमारा जो पॉइंटर की स्केल होगी क्या होगी, टार्क टू जो बेस रेशियो हमारा क्या होगा, जब कम होगा, जब टार्क टू बेस रेशियो कम होगा तो हमारी जो स्केल होगी क्या होगी, बहुत कम वेट की बनी होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीएमएमसी यंत्रों में कुंडली में पैदा होने वाला बल आघूर्ण उसमें से बहने वाली धारा के डॉट डॉट होता है। जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो उसमें कंट्रोलिंग टार्क जो होता है, जो टार्क होता है उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, तो हमने बताया था टार्क हमारा क्या होता है, थीटा प्रोपोर्शनल आई। तो बहने वाली धारा क्या होता है, समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोस्तों हमने हर एक पॉइंट आपको बताया, तो ऐसे पॉइंट यहाँ क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, केवल दिश धारा मापन के लिए निम्न में से कौन सा मीटर प्रयोग करते हैं। केवल डीसी मेजरमेंट के लिए लॉ मूविंग कॉइल प्रकार का, या मतलब लॉ चल प्रकार का, या विद्युत गतिक प्रकार का, या उष्ण तार प्रकार का, या अस्थायी चुंबक प्रकार का। तो हमने बताया था मैग्नेट प्रकार का हम प्रयोग करते हैं, परमानेंट मैग्नेट का, पीएमएमसी का प्रयोग करते हैं ओनली डीसी मेजरमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना होगा। हमने कई क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराए हैं, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर आप जरूर दोगे। हम आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दोगे, क्योंकि हम 4 से 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि पहले थोड़ा, ठीक है, क्या है कि एन एमीटर हैज ए करंट रेंज ऑफ 0 to 5 एम्पियर एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0 to 4 ओम। इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज टू 0 to 50 एम्पियर वी नीड टू ऐड ए रेजिस्टेंस ऑफ। एक एमीटर की धारा सीमा 0 से 5 एम्पियर तथा आंतरिक प्रतिरोध 0 to 4 ओम है। सीमा को हमको 0 से 50 एम्पियर तक बढ़ाना है, तो प्रतिरोध की आवश्यकता क्या होगी हमको आपको बताना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सीरीज रजिस्टेंस लगाना है इसमें कि शंट रजिस्टेंस ज्ञात करना है। ये कुछ इसमें दिया नहीं, ये आपको ज्ञात करना है। अब आपको दिमाग में प्रयोग करना है, यहाँ पे एमीटर है, तो एमीटर में क्या ज्ञात करते हैं हम, सीरीज रजिस्टेंस ज्ञात करते हैं कि शंट रजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। जो रजिस्टेंस ज्ञात करना है वो फार्मूला आपको लगाना है, फार्मूला लगा के आपको आंसर देना है। आप देख लीजिए, ये हैं आपके ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, और सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट हैं सभी को आंसर देना है, क्योंकि मैंने दोस्तों हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत कम लोग आप देख रहे हो मेरा वीडियो। ठीक है, हम इतना प्रयास कर रहे हैं आपको लिए अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए, लेकिन देखने वालों की संख्या कितनी है, 100 से 150 पहुंचना मुश्किल हो जाता है। हर वीडियो को 150 लोग तक भी नहीं पहुंच पाता। तो आप 150 कैंडिडेट हो, अगर 150 लोग सिर्फ 10 ग्रुप में आप अपने 10 दोस्तों के पास भेजोगे, ठीक है, तो अगर 10 लोग देखेंगे तो 150 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो 1500 व्यूज पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए कि हर कैंडिडेट कम से कम इस वीडियो को 10 लोग तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम आपके लिए इतने अच्छे कंटेंट ला रहे हैं, अगर हमको इसका कोई अगर बेनिफिट नहीं दिखेगा तो शायद में हम आगे से वीडियो ना लेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत टाइम का लॉस होता है। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, 3 महीने हो गया लगातार। ठीक है, हमने सोचा कि अब लोग देखेंगे, क्योंकि कितने अच्छे कंटेंट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, तब भी लोगों को देखने वाली संख्या कमी। तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करो। आप अगर वीडियो को शेयर करोगे तो हम प्रयास करेंगे कि आगे से आपके लिए और अच्छे से वीडियो देने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये आपका कर्तव्य है वीडियो को आपको शेयर करें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।